नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और आप सभी को महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी से जुड़े प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की। भाजपा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर देश को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में गृहमंत्री ने दोहराई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्धता। अमित शाह ने कहा, बीते एक दशक में भारत के अंदर आतंकवाद के खिलाफ बना मजबूत इकोसिस्टम। कर्नाटक दौरे पर जेपीसी बोर्ड के अध्यक्ष जगदंबिका पाल वक्फ की शिकायत करने वाले किसानों से मिलकर सच जानने आए हैं हुबली और बीजापुर। देश भर में बिखरी छठ की रौनक। आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। पटना समेत तमाम जगहों पर तैयारियां पूरी। और पटना में गुलबी घाट पर शारदा सिन्हा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। लोगों ने दी बिहार कोकिला को भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब सभी खबरें विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एनआईए द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का ये सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ जांच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचे, अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों और अवसरों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित है। कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बलिदान हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। सत्र को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के भीतर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई है। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद को रोकने में बड़ी सफलता हासिल की है। अमित शाह ने बताया कि देश में आतंकी घटनाओं में 70% तक की कमी आई है। 2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70% की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है। और ये जो 30% भी है, इसमें पुलिस एक्शन को भी, आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है, इसको भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ढेर सारा हमने आतंकवाद की प्रवृत्ति को रोकने में सफलता पाई है। आतंकवादियों की सेल्फ लाइफ में भी कमी आई है, जो पहले 2 साल तक थी, अब कुछ दिनों तक इसको सीमित करने में हम सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली वाले प्रस्ताव पर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। आज सदन में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाया तो हंगामा हो गया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। कल ही अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव सदन से पास हुआ था।
भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने इंडी गठबंधन जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोंटने की हिमाकत करने का उस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो भारत के संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार भारत को जोड़ने के बजाय तोड़ने का प्रमाण दे रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा। और स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई है। कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन से पूछा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले हैं, क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उसके खिलाफ खड़ी होगी? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? और जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव को लेकर शहजाद पूनावाला ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूनावाला ने कहा कि भारत जोड़ो का नारा देने वाले आज भारत तोड़ो की राजनीति कर रहे दल का समर्थन कर रहे हैं। आज कांग्रेस का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है। 370-35 से हटने के बाद संविधान बाबा साहब आम्बेडकर जी का पूर्ण तरीके से लागू हुआ है, जिस पर शपथ भी ली गई है और वाल्मीकि समाज को अपना अधिकार पहली बार मिला है। क्या कांग्रेस पार्टी, जो इस सरकार की सहयोगी है, समर्थक है, क्या वो आम्बेडकर जी का संविधान नहीं चाहती जम्मू कश्मीर में? भारत जोड़ो का नाम लेकर भारत तोड़ो की राजनीति करते हैं। और क्या वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिला है, उनका अधिकार मिला है, तो इसके खिलाफ है राहुल गांधी? आज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि जो उनके फैमिली फ्रेंड रेजोल्यूशन ला रहे हैं, फैमिली फर्स्ट वाला रेजोल्यूशन, क्या वो उसके साथ है या नेशन फर्स्ट के साथ है? और अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। शिवसेना यूबीटी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे वचननामा नाम दिया गया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मातोश्री में राज्य चुनावों के लिए वचननामा जारी किया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वचननामा के माध्यम से ये बताया गया है कि जनता की सेवा कैसे करेंगे। घोषणा पत्र में छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने और धारावी पुनर्विकास परियोजना को रद्द करने का वादा किया गया है। महाराष्ट्र के सांगली विधानसभा सीट पर भाजपा के सुधीर गाडगिल ने लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव जीता है। उनका दावा है कि बीते 5 साल में उन्होंने अपनी निधि से कई ब्रिज और सड़कों का निर्माण कराया है। सुधीर गाडगिल अब एक बार फिर तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने उनसे खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। 2 बार के भाजपा विधायक
सुधीर गाडगिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि गाडगिल विधानसभा चुनाव में इस बार के क्या प्रमुख मुद्दे हैं। सर, अगर हम प्रमुख मुद्दों की बात करें तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं? लोग कहते हैं कि बीते सालों में आपने विकास किया है, क्या चीजें ऐसी है जो कि छूट गई है? बहुत से विकास तो मैंने किया है, पर कई विकास का मुद्दा छूट गया है। वो है सांगली का जो एयरपोर्ट है, जो कोल्हापुर में अभी उसका जमीन है 160 एकड़, उसके अंदर और 100 एकड़ जुड़ के वो हम वहाँ पे एक पहले से तो एक एग्रीकल्चर के लिए एयरपोर्ट करेंगे, बाद में फुल फ्लेज एयरपोर्ट करेंगे। दूसरा मुद्दा है सांगली जिले में एक बड़ा कोई उद्योग आए, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। उसकी वजह से एंसिलरी और कुछ मिले अपने तैयार होंगे और यहाँ के युवकों को हाथ को काम मिलेगा। ऐसा ही है कि ये अभी तक छूटा जो काम है वो पूरा अगले 5 वर्ष में ही करना है और इसका मैं जाहिरनामा मेरा जो पब्लिश होगा उसके अंदर उसके सब काम आएंगे। पानी की भी एक समस्या है। कृष्णा का तट कैसे साफ हो, नदी कैसे स्वच्छ धारा के साथ बहे, इसके लिए कोई प्रयास? अभी सांगली का जो शेरी नाला बोलते हैं वो बहुत बदनाम है और उसके लिए हमने 93 करोड़ का एक योजना बनाई है। वो अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास मंजूर है। अभी आचार्य संहिता उठने के बाद उसका काम चालू हो जाएगा तो 90% शुद्ध पानी नदी में हो जाएगा और ये पहले से जो समस्या है शुद्ध पानी की वो सांगली की हल हो जाएगी। जिस तरीके से इनका जो आंकड़ा है शहर के विकास का, क्षेत्र के विकास का, लगता है कि जनता की उम्मीद इनके साथ बनी हुई है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सांगली। कैबिनेट की ओर से प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार के इस सराहनीय कदम को लेकर आगरा में छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने प्रशंसा करते हुए खुशी व्यक्त की है। छात्रों का कहना है कि अब धन की कमी उनके सपनों के आड़े नहीं आएगी। हम लोग पहले लोन लेते थे और काफ़ी इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता था अपनी स्टडीज़ के लिए, तो अब हमें वो नहीं करना पड़ेगा। उसके द्वारा हम अपने फ्यूचर को अच्छे से बना सकते हैं। जो हम बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। डॉक्टर, IIT, नीट वगैरह की हम तैयारी कर सकते हैं। पढ़ नहीं पाते थे एजुकेशन, वो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। उन्होंने जो लोन दिया है 10 लाख तक का, उससे हमारी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, जिससे कि हम जो आगे करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। इस योजना की शुरुआत करने से हम अपने बच्चों को गारंटर मुक्त लोन भी ले सकेंगे और उनको हायर एजुकेशन भी दिला सकेंगे। साथ ही साथ हमें किसी और दूसरे पर्सन से लोन या ऋण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम एक हायर पोजीशन पर पहुंचने का एक सपना भी देख सकेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आगे भी ऐसी योजनाएं लाते रहें, जिससे हम पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमको कोई सोच विचार नहीं करना पड़े। हम जैसे गरीब लोग जो पहले कभी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, जहां हमें 10 लाख रुपए बिना किसी गारंटर के मिल जाएंगे और बिना ब्याज के मिलेंगे, तो यह इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के 1 दशक पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया था। ये हमारे पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। OROP को लागू करने का फैसला लंबे समय से चली आ रही थी। इस मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आप सभी को खुशी होगी कि पिछले 1 दशक में लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्या से परे OROP हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करेंगे। और 1 रैंक 1 पेंशन योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जो सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत समान रैंक और सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक समान पेंशन दी जाती है। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना से उनके परिवार को आर्थिक तौर पर
अधिक संबल मिला है। वहीं इस योजना का लाभ ले रहे नायब सूबेदार पद से सेवानिवृत्त राजेंद्र बुढ़ानिया और शहीद कंवराज सिंह की पत्नी सुमन कंवर ने भी इस योजना को सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी बताया है। सबको मिलना चाहिए। मैं मेरा नहीं बोल रही, मेरे कोई मिलने चाहिए। मेरी बहनें काफी है, मेरे जैसे सबको बराबर मिलना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम चलाई है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसका जवानों को और उनके फैमिलीज बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि वन रैंक वन पेंशन है, वो अपने नाम से अंडरस्टूड है। वन रैंक का मतलब हो गया कि जिस रैंक में जो बंदा पेंशन आ रहा है, आ जाए चाहे आज के 15 साल पहले आए, उसके समान पेंशन होनी चाहिए। तो इसी को लेकर ये स्कीम है। और केंद्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद फौज से सेवानिवृत्त हुए लोगों में खुशी की लहर है। प्रयागराज में सेना के जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने इस योजना को लागू होने पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद दिया। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में लाभार्थियों ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया। प्रयागराज में 35,000 भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी लोग खुश हैं। वन रैंक वन पेंशन बहुत ही अच्छी योजना थी, जिसका जो है सभी पूर्व सैनिक अपने तहे दिल से समर्थन करते हैं और सरकार जो है इससे और बढ़िया से जो है हमारे को जो है इससे बहुत फ़ायदा मिला है। सरकार की ये वन रैंक वन पेंशन वाली योजना पे सारे फौजी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ है, इसमें हम सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वो सेना के अंदर बहुत खुशी का माहौल है और इसका भरपूर लाभ हमें मिल रहा है। इतने दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, 2014 से लागू हुआ, फिर 19 में लागू हुआ। इस बार तो इतना बेहतर हुआ कि कम से कम जब उसका टाइम था, समय था, उसी समय लागू हो गया और उसका एरियर भी जो भी जिसका जितना बना उसी समय दे दिया गया। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं इस वन रैंक वन पेंशन को काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, चर्चाओं में है, लेकिन इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन इस सरकार के द्वारा हमारे सारे पुराने जो वन रैंक वन पेंशन की जो नियमें थे, जो लोगों ने मांगा था, उसको उन्होंने पूरा किया। हम इस चीज़ से खुश हैं और आगे भी इनसे उम्मीद करते हैं कि जो सैनिकों की जो ऐसी डिमांडें होंगी उनको मानेंगे और इनके काम से हम बहुत अच्छी तरीके से खुश हैं। भारत और भूटान के बीच एक और आव्रजन चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है। ये पोस्ट असम में बना है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भी इस मौके पर मौजूद थे। भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। Integrated check post is in Daranga. It is actually an Indian facility, but we in Bhutan see it as a Bhutanese facility. So it's a joint facility that's going to further trade, businesses, tourism, and most importantly, people-to-people contact, thereby boosting the strong friendship, that strong ties of friendship between all the people of Bhutan and all the people of India, but especially the people of Assam and the people of Eastern Bhutan. और वहीं विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने भी चेक पोस्ट बनने के संबंधों को प्रगाढ़ होने की दिशा में एक और कदम बताया। After Narendra Modi ji took chairs as the Pradhan Sevak of this country, the relation has become more strong. Is stronger, and it's a very deep relation between people to people, government to government, and between all the other, all in each and every spheres, the relation has become very stronger. So yes, after the Modi's foreign policy, that is the Vishwabandhu, Vasudhaiva Kutumbakam, the mantra we follow, because of this, the relation between the Bhutan and India is becoming very strong. भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार द्वारा बिजली पानी के बिल वसूलने को लेकर राजनीतिक हमला किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार एक तरफ लोगों से बिजली पानी के बिल की वसूली कर रही है तो दूसरी तरफ झूठे वादे कर रही है। रंगा सियार का नया रंग, भाई सरकार आपकी
रिमोट कंट्रोल की मुख्यमंत्री आपकी, पूरी दिल्ली की सत्ता है आपकी, आपको अगले चुनाव में क्यों इंतजार कराना है? आपने तो कहा था कि बिजली पानी सब माफ है, तो बिल ही कैसे आ गया? इसलिए मेरे दिल्ली के भाई बहन, इस रंगा सियार से आप अत्यंत ही सावधान रहें, सतर्क रहें। बढ़ेंगे आगे। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पटना के गुलाबी घाट पर प्रसिद्ध गायिका को अंतिम विदाई दी गई। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमन सिन्हा ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर घर के लोगों के साथ साथ उनके प्रशंसक भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। इस दौरान घाट पर शारदा सिन्हा अमर रहें और जय छठी मैया के जयकारे भी गूंजते रहे। आपको बता दें कि मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार की रात निधन हो गया था। बिहार की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य से पहले आज दिल्ली में कालिंदी कुंज और आयानगर समेत विभिन्न जगहों पर छठ घाट को तैयार किया जा रहा है। आज पूरे दिन व्रती निर्जला व्रत रखती हैं। जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करने का खासा महत्व है। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद, फल इत्यादि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। तो आज छठ का तीसरा दिन और आज जो अस्ताचलगामी सूर्य है उसको अब अर्घ्य दिया जाएगा आपसे कुछ ही देर के बाद। और आपको अब सीधे लिए चलते हैं पटना के एक घाट, जहां हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त निशा मौजूद हैं। निशा, आपको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बताइए, दिखाइए किस तरह के दृश्य आज पूरा देश देखना चाहेगा, किस तरह से बिहार में, चूँकि बिहार के लोग इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से और आस्था के साथ मनाते हैं, तो किस तरह का वहाँ पे जो दृश्य है वहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल असीम, सबसे पहले तो आपको भी छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ डीडी न्यूज के तमाम दर्शकों को छठ पूजा की शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाता है। ऐसे में हम भी नासरीगंज घाट पर मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं छठ की छटा नजर आ रही है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है और क्योंकि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन देखा जाए तो थोड़े देर में 2 घंटे बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाएगा। अभी लगभग 3 बजे का वक्त है और उससे पहले ही श्रद्धालु जुटने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार ऐसी जगह है जहां पर छठ पूजा की जो महत्व है वो एक अलग ही तरीके से देखी जाती है। बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा किसी आस्था से कम नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए छठ पूजा एक इमोशन है, एक भाव है। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं चाहूंगी कैमरामैन से आग्रह करूंगी कि आपको पूरे घाट का नजारा दिखाएं। पूरे छठ घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया है और आपको घाट पर नजर आ रहा होगा कि सूप, दौरे, उनकी जो कतारें हैं वो लगने लगी है, छठ व्रतियां वो पहुंचने लगी है, श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। और खास तौर पर ये भी बताएं कि छठ पूजा को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वो जो रेड आप कपड़े से देख रहे होंगे बैरियर किया गया है, वो उसके बाद आप नहीं जा सकते, वो एक बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि उससे आगे छठ व्रती ना जाए, सुरक्षा के मद्देनजर। तो चलिए अब हम कुछ श्रद्धालु से भी बात करेंगे और जानेंगे कि छठ पूजा उनके लिए क्या मायने रखती है। ये बताइए, आप छठ पूजा को लेकर यहाँ आए हैं, कैसी आस्था है आपकी छठ पूजा? काफ़ी अच्छी आस्था है, काफ़ी अच्छी आस्था है। हम लोग बचपन से ही मतलब छठ पूजा करते हैं, हर साल प्रत्येक साल करते हैं हम लोग छठ पूजा शुरू से। तो देखिए यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि छठ, आप थोड़ा उठ जाएंगी। सामने कैमरा के। क्या नाम हुआ आपका? निशा सिंह। आप ये बताइए छठ पूजा को लेकर आप
आई हुई हैं, कैसी आस्था है छठ पूजा को लेकर? छठ पूजा को लेकर बहुत हमारी जो हम बिहारियों की बहुत बड़ी आस्था है और ऐसा लगता है कि हम लोग नेचर को थैंक्स बोल रहे हैं। और हमारा यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जैसे छठ पूजा करते हैं तो ये हमारा पूजा नहीं है, हमारा इमोशन है और हम अपने इमोशन को व्यक्त करते हैं कि हम छठ पूजा को लेकर कितने इमोशनल होते हैं। बिल्कुल। आपके घर में किसने किया है छठ? मेरी आंटी ने किया है। तो वहाँ पे जैसे हम लोग जैसे दिवाली में नहीं आते हैं लेकिन छठ में जरूर आते हैं। आप बाहर से आई हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बिहार में छठ पूजा की इतनी धूम देखने को मिलती है कि लोग दीपावली में नहीं आते, हालांकि दिवाली बहुत बड़ी त्योहार है, लेकिन छठ पूजा का जो एक इंतजार रहता है साल भर का, वो इंतजार देखने को मिलता है और उसके लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं, टिकट पहले ही कराते हैं, महीनों पहले बुकिंग। ठीक है निशा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो एक माहौल है आप देख सकते हैं पटना में किस तरह से वहाँ पे लोग जो छठ घाट पे मौजूद हैं और अस्ताचलगामी सूर्य को अब से कुछ ही देर के बाद अर्घ्य दिया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशा इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।